Friends, my name is Purita Dwivedi and I will teach you computer. In our previous classes, we learned about working with Class-6. Today, we are going to start our new chapter, that is chapter number 6, and chapter name is Algorithm and Flowchart. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एल्गोरिदम का यूज क्यों करते हैं, फ्लो चार्ट का यूज क्यों करते हैं, इन सब की जरूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को। अगर हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हम लोग कोई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? एक स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, कि आप ऑटोमेटिक अपने आप ही बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कोई एक काम किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या हमारे पास कोई जादू वादू है कि हमारी प्रॉब्लम बस तुरंत सॉल्व हो गई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है? एक एक स्टेप को परफॉर्म करना पड़ता है, अपनी प्रॉब्लम को समझना पड़ता है कि आखिर ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, किस वजह से आ रही है, रीजन क्या है, ये सारा कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। फिर एक एक स्टेप फॉलो करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अभी आपको जैसे स्कूल ही आना रहता है तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या करना होता है? बुक्स तैयार, बैग आपको तैयार करना होता है, वो टिफिन रखना होता है, वाटर बॉटल तैयार करनी होती है, सारी चीज परफॉर्म करनी होती ना, कि आपसे बस उठे सुबह और सीधे डायरेक्ट स्कूल आ गए, स्कूल आना है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पहले आप डायरी ओपन करते हैं, टाइम टेबल ओपन करते हैं डायरी में, उसके अकॉर्डिंग आप बुक्स रखते हैं, फिर एक टाइम पे आपको सुबह जब मॉर्निंग होती है तो आप मम्मी आपको टिफिन देती हैं, वाटर बॉटल सब रात से ही पैक कर लेते हैं, बैग भी पैक कर लिए, टिफिन भी एक बार में ही तैयार कर लिए, सब कुछ एक ही साथ कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हर वो जो भी हम लोग पर्टिकुलर टास्क करते हैं या परफॉर्म करते हैं उसको तो क्या होता है, एक स्टेप के थ्रू करते हैं ना। तो एल्गोरिदम में भी हम लोग कोई भी वर्क जो करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं या कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग फॉलो करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एल्गोरिदम की। Algorithm is a step-by-step procedure of solving a logical or mathematical problem. कोई भी अगर लॉजिकल वाली प्रॉब्लम है या मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं उसी प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। Let us learn the method of writing an algorithm with the help of an एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग ये समझते हैं कि एल्गोरिदम को लिखते कैसे हैं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग एल्गोरिदम को लिखते हैं। हम ये तो समझ गए कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम क्या था? किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का जो प्रोसीजर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। और ये प्रोसीजर कैसा होता है? स्टेप बाय स्टेप, मीन्स आप फर्स्ट स्टेप पहले परफॉर्म करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। जो भी हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को, इसी को क्या बोलते हैं? बोलते हैं एल्गोरिदम। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Write an algorithm to buy a pack of bread or butter. मान लीजिए आपकी मम्मी ने क्या बोला है कि आपको ग्रोसरी शॉप से जाके आपको क्या लाना है? ब्रेड और बटर। तो आप क्या करेंगे? सिंपली आप सीधे मम्मी बोली और हम शॉप पे गए और उसको बोल देंगे, शॉप पे जाके हम भैया जो भी हमारे शॉपकीपर रहेंगे उनको बोल देंगे कि मुझे ब्रेड और बटर चाहिए। क्या ऐसा आंसर सही है? या मान लीजिए आपको एल्गोरिदम ही लिखना है किस पे, कि आपको आपकी मॉम ने ब्रेड और बटर मंगाया उस पे और एल्गोरिदम लिखिए, तो क्या आप सिंपली बस लिख देंगे शॉपकीपर पे जाके और बोल देंगे कि मुझे ब्रेड और बटर चाहिए? तो क्या ये आंसर करेक्ट होगा? ये प्रोसीजर जो है वो उसको करेक्ट माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एल्गोरिदम लिखते टाइम हमें क्या करना होता है? स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना होता है टास्क को। तो जैसे आपकी यहाँ बोला गया है कि आपको एक एग्जांपल है कि एल्गोरिदम लिखना है आपको किस पे, कि आपको ब्रेड और बटर का एक पैक ग्रोसरी शॉप से लेके आना है। तो अगर हम लोग एल्गोरिदम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? स्टेप 1, टेक अ मनी फ्रॉम योर मदर। जैसे ही आपकी मम्मी बोलेंगी ब्रेड और बटर लाने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी मम्मी से पैसे लेने हैं। स्टेप 2, गो टू द शॉप। पैसे लेने के बाद आप कहाँ जाएंगे? शॉप पे जाएंगे। स्टेप 3, आस्क फॉर ग्रोसरी आइटम्स। शॉप पे जाने के बाद तब आप शॉपकीपर से बोलेंगे कि मुझे जो भी आपको आइटम चाहिए ग्रोसरी का, मीन्स यहाँ पे बटर और ब्रेड था, तब आप जाके शॉप पे बोलेंगे कि मुझे क्या चाहिए? ब्रेड और बटर। स्टेप 4, पे द मनी। ब्रेड और जो भी आपका ग्रोसरी आइटम्स है उसको खरीदने के बाद आपको क्या पे करना है? मनी, पैसे देने हैं उसके।
स्टेप 5, कलेक्ट द आइटम्स एंड रिमेनिंग अमाउंट इफ एनी। स्टेप 5 क्या रहेगा हमारा, अपने आइटम को कलेक्ट करना, अपने पास लेना और जो भी अगर एक्स्ट्रा पैसे बचे हुए हैं उसको लेना। स्टेप 6, रिटर्न होम, और फिर आप अपने घर आएंगे। तो ये जो प्रोसीजर था ब्रेड और बटर खरीदने का, आपकी मम्मी बोलती है ये प्रोसीजर सही था या फिर आप डायरेक्टली शॉप पे जाके ब्रेड और बटर मांग लें वो सही था? नहीं, वो वाला जो था कि डायरेक्टली आपको शॉप में जाके और सीधे ब्रेड और बटर मांग लें, वो प्रोसीजर क्या है, रॉन्ग है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे, सीधे डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, अगर एल्गोरिथम लिखने को आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा एल्गोरिथम में किसी भी चीज का, चाहे वो लॉजिकल ऑपरेशन हो चाहे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, आपको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना होता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। आपको एल्गोरिथम लिखना है जिसमें आपको टू नंबर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, स्टार्ट। आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2, रीड इनपुट नंबर ए। जो भी आपका फर्स्ट नंबर होगा उसको आपको क्या करना है, इनपुट कराना है, और अगर ऑलरेडी इनपुट है तो उसको क्या करना है, रीड करना है। स्टेप 3, रीड इनपुट नंबर बी। स्टेप 3 क्या रहेगा, आपने एक नंबर तो दे दिया, सम हमेशा टू नंबर्स के बीच में होता है और यहाँ पे टू नंबर्स बोला भी गया है, तो एक नंबर आपने इनपुट करा दिया। तो स्टेप 3 क्या रहेगा कि सेकेंड नंबर जो आपका है नंबर बी, उसको इनपुट कराइए या फिर रीड करिए। स्टेप 4, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। जब आपको दोनों नंबर्स पता चल गए तब आप स्टेप 4 क्या करेंगे, उन दोनों का सम करेंगे। स्टेप 5, प्रिंट सम। और जब आपने सारा प्रोसीजर कर लिया, आपको दोनों नंबर्स पता चल गए, उनका सम भी पता चल गया, तब आपको फिफ्थ क्या करना है, प्रिंट सम। मीन्स उस सम का रिजल्ट आपको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। स्टेप 5 क्या रहेगा, स्टेप 6 हमारा क्या रहेगा, स्टॉप। स्टॉप क्यों रहेगा, क्योंकि आपको जिस भी चीज का एल्गोरिथम बोला गया था उसके सारे प्रोसेस यहाँ पे हमने परफॉर्म कर लिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, खत्म करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेप 6 स्टॉप। मतलब आपका फिर ये एल्गोरिथम यहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अगर हमें कोई भी चीज का, किसी भी परफॉर्म को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है, एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, तो हमें उसके लिए स्टेप बाय स्टेप वर्क प्रोसीजर करना होगा। अगर हम कोई भी वर्क स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हमारा जो वर्क है वो बहुत ही आसानी से और जल्दी कंप्लीट हो जाता है और कोई भी मिस्टेक भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए स्कूल में ही आपकी जब क्लास टीचर बोलती हैं या कोई भी सब्जेक्ट टीचर बोलती हैं कि बेटा ये जो बंचेस ऑफ कॉपीज हैं इसको दूसरे क्लास में दे आओ, तो आप क्या करते हो, पहले मैम के पास आते हो, कॉपी कलेक्ट करते हो, फिर मैम से क्लास पूछते हो, उस क्लास में जाते हो, जो क्लास में टीचर प्रेजेंट रहती है उनको बताते हो कि मैं इसलिए आया हूँ, तब आप वहाँ कॉपी रख के फिर आप रिटर्न आते हो। कि बस डायरेक्टली मैम ने बोला, कॉपी उठाए और क्लास में रखे, चले आए, ना क्लास पता ना कुछ पता, तो फिर आप कैसे करेंगे, मिस्टेक्स भी होंगी। तो अगर कोई भी हमें टास्क परफॉर्म करना है, तो अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है और एरर आने के या मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। तो सिंपली जो एल्गोरिथम होता है सिर्फ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, जिसे हम लोग कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोसीजर यूज करते हैं। Likewise, a computer also functions in a step-by-step manner. जैसे हम लोग अपने रियल लाइफ में कोई भी वर्क स्टेप बाय स्टेप करते हैं या एल्गोरिथम लिखे हैं, तो यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके कंप्यूटर में भी क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है। जितने भी फंक्शंस वो परफॉर्म करता है वो कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के थ्रू परफॉर्म करता है। और उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते कौन है, कंप्यूटर को यूजर्स देते हैं। जो भी कंप्यूटर को यूज कर रहते हैं या जो भी हमारे यूजर्स होते हैं, मीन्स जो भी कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कंप्यूटर में टास्क दे रहे हैं, तो वही उनको क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। मान लीजिए अभी आपको ही क्या करना है, कंप्यूटर में कोई वर्क करना है, या मान लीजिए पेंट ओपन करना है या कुछ भी करना है, मान लीजिए 2 नंबर्स को क्या करना है, ऐड ही करना है। हम लोग मोबाइल में कैलकुलेशन करते हैं या कंप्यूटर में कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए एडिशन करना है, तो कैसे करेंगे, पहले आप कैलकुलेशन खोलेंगे, उसमें आपको जो 2 नंबर्स का एडिशन करना है वो 2 नंबर एंटर कराएंगे, इक्वल टू का साइन दबाएंगे, तो आपको क्या हो गया, प्रॉपरली एकदम बिना कोई मिस्टेक के आपको सम
मिल गया। लेकिन अगर यही हम उसको स्टेप बाय स्टेप ना बताएं, सिंपली सिर्फ बोलें कि आपको क्या करना है, एडिशन करना है, तो क्या वो हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ना तो उसको पता है, डिजिट पता है कि कौन से डिजिट का सम निकालना है, उसको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है उस कंप्यूटर के पास, तो वो जो क्या होगा, कोई भी रिजल्ट हमें प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अगर यूजर्स ने पूरे एकदम करेक्टली इंस्ट्रक्शन के साथ कंप्यूटर को इन्फॉर्म करता है कि आपको ये वर्क करना है, इंस्ट्रक्शंस एकदम क्लियरली देता है, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो भी एकदम परफेक्टली वो रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करता है। इज फ्लो चार्ट। अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम को कैसे लिखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम जब हम लोग लिख रहे थे तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस में वर्ड का यूज करके लिख रहे थे एल्गोरिथम। बट फ्लो चार्ट में क्या होता है, जब हम लोग एल्गोरिथम को किसी सिंबल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं या सिंबल्स का यूज करके कोई भी प्रोसीजर लिखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, बस एल्गोरिथम में हम लोग वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस में लिखते हैं एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप, और फ्लो चार्ट में क्या होता है, डिफरेंट सिंबल्स का यूज करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखते हैं, उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। एल्गोरिथम में हम लोग सिर्फ स्टेप्स लिख रहे थे सिंपली सेंटेंस में, फ्लो चार्ट में हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंबल्स का। नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट? A flow chart is a type of diagram that represents an algorithm or the process to solve a problem. फ्लो चार्ट क्या है? एक तरीके के डायग्राम है या डिफरेंट टाइप्स के उसमें शेप्स होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग एल्गोरिथम को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, या कोई भी जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। A flow chart represents the flow of process in the form of chart using various symbols. हमें नाम से ही, फ्लो चार्ट के नाम से ही पता चला है कि उसमें जो भी डेटा हम लोग एंटर कराते हैं या जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं वो एक फ्लो में कंटिन्यूअस फ्लो होती रहती हैं, एक तरीके का प्रोसेस होता है जो चार्ट के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सिंबल्स को यूज करके। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम सिमिलर सा डिफरेंस है। एल्गोरिथम में हम लोग सेंटेंस और वर्ड का यूज करके स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, और फ्लो चार्ट में हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं उसी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट सिंबल्स एंड देयर फंक्शंस। अब फ्लो चार्ट में जो डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से सिंबल्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, क्या वो वर्क करते हैं। There are 6 basic symbols used in a flow chart. फ्लो चार्ट में 6 सिंबल्स जो हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हमेशा यूज होते हैं। ये 6 सिंबल वो कितने हैं, 6 सिंबल्स हैं जो कि फ्लो चार्ट में यूज होते हैं। Each symbol has their own function. और जितने भी सिंबल्स हैं, ये जो जितने भी 6 सिंबल हैं, सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सिंबल से आप लोग 2 काम कर सकते हैं या 3 काम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर फंक्शन की अपनी एक अलग क्वालिटी है और उसका एक अलग वर्क करने का तरीका होता है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन कौन से वो सिंबल्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा टर्मिनल। टर्मिनल का सिंबल कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से, आपको एक रेक्टेंगल कैसे यहाँ पे कर्व्ड शेप में वो जो कॉर्नर्स होंगी इसकी कर्व्ड होंगी, तो इस तरीके का सिंबल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल। इसका ये वर्क क्या करता है, क्या फंक्शन है इसका? दिस सिंबल इंडिकेट्स द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ प्रोग्राम इन अ फ्लो चार्ट। जब भी हम लोग फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं या एंड करते हैं तो उस कौन सा सिंबल यूज हम लोग करते हैं, टर्मिनल। और ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है कि फ्लो चार्ट में आपका जो प्रोग्राम है वो या तो स्टार्ट हो रहा है या फिर एंड हो रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। और इसी बॉक्स को, ये जो टर्मिनल वाला सिंबल है, इसी को हम लोग स्टार्ट बॉक्स या फिर स्टॉप बॉक्स भी कह सकते हैं। तो जो टर्मिनल था हमारा, जो टर्मिनल सिंबल होता है वो क्या करता है, जो भी हमारा प्रोग्राम है अगर बिगनिंग हो रहा है तो वो रिप्रेजेंट करता है और एंड हो रहा है तो वो रिप्रेजेंट करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। नाउ नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट सिंबल। इनपुट आउटपुट सिंबल कुछ इस तरीके से दिखता है। लेंथ और ब्रेथ इक्वल, लेंथ दोनों साइड की लेंथ इक्वल रहेगी और दोनों साइड का ब्रेथ इक्वल रहेगा। ये पैरेललोग्राम की तरीके थोड़ा सा दिख रहा है, टेढ़े में होता है थोड़ा सा। तो ये हमारा कौन सा सिंबल है, इनपुट आउटपुट सिंबल। अब ये वर्क क्या करता है इनपुट आउटपुट सिंबल, इट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ
प्रोग्राम। जो भी आप लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, उसी को हमारा इनपुट आउटपुट जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है। कोई भी प्रोग्राम में इनपुट, अगर इनपुट और आउटपुट हमें पता करना है या जानना है कि क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, तो इस सिंबल से हमें पता चल जाएगा कि प्रोग्राम का इनपुट क्या है और प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। इट टेक्स इनपुट एंड शोज आउटपुट। ये जो सिंबल है इनपुट लेता है और हमें आउटपुट दिखाता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का सिंबल कैसा होता है? एक रेक्टेंगल टाइप का, जिसकी लेंथ, दोनों साइड की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है और ब्रेथ इक्वल्स होती है। तो इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। दिस सिंबल इंडिकेट्स अ प्रोसेस, एक्शन और एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो यहाँ पे शो होता है, या फिर आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोग्राम है, उसमें प्रोसेस क्या होगा तो वो क्या शो करेगा? प्रोसेसिंग सिंबल शो करेगा। प्रोसेसिंग सिंबल में ही हमारा क्या शो होता है? प्रोग्राम का प्रोसेस। तो ये 3 टाइप्स है। फर्स्ट था टर्मिनल, सेकेंड था इनपुट आउटपुट एंड थर्ड था प्रोसेसिंग। टर्मिनल में क्या हो रहा था? हमें प्रोग्राम का स्टार्टिंग और एंड पोजीशन पता चल रहा था। इनपुट में क्या होता है? हमें इनपुट और आउटपुट पता चलता है प्रोग्राम का। और प्रोसेसिंग क्या होता है? जिसमें हमें पता चलता है कि प्रोग्राम में क्या चीज प्रोसेस हो रही है, उसमें प्रोसेसिंग वाला वर्क कौन सा है, तो हमें वो किसके थ्रू पता चलता है? प्रोसेसिंग सिंबल्स के। जब भी हम लोग कोई भी फ्लो चार्ट लिखते हैं तो इन्हीं सिंबल्स का यूज करके हम लोग फ्लो चार्ट लिखते हैं। डिसीजन सिंबल कुछ इस तरीके का, जैसे यहाँ पे ड्रॉ है, इसी तरीके का सिंबल यूज होता है। किस लिए? डिसीजन के लिए। इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या वर्क करता है? इट इज यूज्ड टू रेज अ क्वेश्चन और अ कंडीशन इन अ प्रोग्राम। जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं, वहां पे कोई क्वेश्चन रेज होता है, क्वेश्चन खड़ा होता है या कोई कंडीशन लगती है, तब हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? डिसीजन। अब आप पूछेंगे मैम कौन सी कंडीशन लग सकती है या कैसे क्वेश्चन रेज होंगे? मान लीजिए आपको क्या है, कोई ऐसा प्रोग्राम आप लिख रहे हैं जिसमें यस और नो से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ट्रू या फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो उस जगह पे जहां आपको डिसीजन लेना रहता है कि ये जो प्रोग्राम लिख रहे हैं या ट्रू है या फॉल्स है। मान लीजिए अगर आपको क्या करना है, आप प्रोग्राम लिख रहे हैं कोई मैथमेटिक्स का कि 15 इज ग्रेटर देन 18 या लेस देन 18, अगर ये आपको सॉल्व करना है तो आप तो सिंपली कंडीशन देंगे ना कि हमें आप इसके बारे में पता करना है कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है। 15 जो है वो 18 से ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे डिसीजन वाला सिंबल यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। आप उसको बोलेंगे कि यहाँ पे अगर 18 से जो 15 है वो लेस देन हो तब आप ट्रू लिखिएगा, और अगर ग्रेटर देन हो तो फॉल्स लिखिएगा। जहाँ पे भी हमें क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं या कोई कंडीशन लगती है ट्रू, फॉल्स, यस या नो की, तब हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? डिसीजन सिंबल। इट इज ऑल्सो नोन एज कंडीशन बॉक्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशन बॉक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी सिंबल्स की वजह से हमें क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, कंडीशन लग रही हैं, तो इसको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं? कंडीशन बॉक्स भी बोल सकते हैं। नाउ फिफ्थ वन इज फ्लो लाइन्स। फ्लो लाइन्स का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है। लाइन्स एक एरो में रहती है लाइन, चाहे वो हॉरिजेंटल हो चाहे वो वर्टिकल हो, दोनों टाइप्स में वो हो सकती है। फ्लो लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम किस डायरेक्शन में चल रहा है, मीन्स टॉप से बॉटम जा रहा है या लेफ्ट से राइट जा रहा है, किस पोजीशन में आपका, किस डायरेक्शन में आप प्रोग्राम जो लिख रहे हैं वो किस पोजीशन में जा रहा है, वो किसके थ्रू पता चलता है? हमारा फ्लो लाइन्स के थ्रू। सिक्स्थ वन इज कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का सिंबल एक सर्कल की तरीके होता है। दीज आर यूज्ड टू कनेक्ट ब्रेक इन द फ्लो चार्ट। मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और बाई चांस किसी वजह से जो आपकी फ्लो ऑफ लाइन्स है वो क्या हो गई? ब्रेक हो गई, मीन्स किसी वजह से टूट गई, तो आप क्या यूज करेंगे? कनेक्टर्स। कनेक्टर यूज कर देंगे तो वो उसी के बाद से फिर उसी फ्लो में हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। तो ये 6 सिंबल्स थे। कौन कौन से? प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट, बिगनिंग एंड स्टार्ट, डिसीजन, फ्लो लाइन्स एंड कनेक्टर्स। इन्हीं 6 सिंबल्स का यूज करके हम लोग अपना कोई भी फ्लो चार्ट लिख सकते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। सिंपल फ्लो चार्ट हम लोग लिखते हैं, कोई ना हम लोग डिसीजन, ये डिसीजन है, कनेक्टर्स है, इन सब का यूज नहीं कर रहे हैं। सिंपली हम लोग एक सिंपल सा फ्लो चार्ट लिखते हैं।
ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग शेक। आपको एक शेक बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको लिखना है किसके थ्रू? फ्लो चार्ट के थ्रू। अगर अभी यही हम लोग को एलोगैरिथम के थ्रू लिखना होता तो हम लोग सिंपली स्टेप 1 और एक एक सेंटेंस में लिख देते, बट हमें किस में लिखना है? फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में हमें किसका यूज करना पड़ेगा? ये जो हमने 6 सिंबल्स पढ़े हैं इनका यूज करके हम लोग कोई भी फ्लो चार्ट लिख सकते हैं। तो हमें शेक कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस लिखना है किसमें? फ्लो चार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट। जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे? स्टार्ट का सिंबल। ये कौन सा हमारा सिंबल है? स्टार्ट का सिंबल। और सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? स्टार्ट। नाउ नेक्स्ट इज इनपुट। ये सिंबल्स को आपको देख के पता ही चल गया होगा, तो ये कौन सा सिंबल है? इनपुट। इनपुट मीन्स कि आपको मैंगो शेक या कोई भी शेक जो बना रहे हैं उसको बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स या क्या क्या आइटम्स चाहिए, तो वो सब हमारा किस में होगा? इनपुट में होगा। और ये जो सिंबल है हम लोग कौन सा यूज किए हैं? इनपुट सिंबल। क्यों इनपुट सिंबल यूज किए? क्योंकि हम इनपुट दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग इनपुट सिंबल यूज किए हैं। सिंबल यूज करने के बाद हमें उसमें एलिमेंट्स या आइटम्स लिखने होते हैं कि हमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स या आइटम्स हमें चाहिए। तो सिंबल के अंदर हमने लिखा टेक अ ब्लेंडर। सबसे पहले हमें जार चाहिए, किस लिए? मैंगो शेक बनाने के लिए। मैंगो चाहिए मैंगो शेक के लिए, शुगर चाहिए, ग्लास चाहिए और मिल्क चाहिए। मीन्स शेक बनाने के लिए जो जो भी आपको एलिमेंट चाहिए वो सब हमें किस में लिखने होंगे? इनपुट सिंबल में। उसके बाद ये जो सिंबल है आपको पता चल गया होगा प्रोसेस सिंबल है। तो प्रोसेस सिंबल क्यों लिया गया है? अब आपको कैसे बनाना है, क्या क्या आपको वर्क करना पड़ रहा है मैंगो शेक बनाने के लिए, तो वो सब किस में आ जाएगा? प्रोसेस में। तो रिमूव द आउटर लेयर ऑफ मैंगो एंड डाइस इट इनटू स्मॉल पीसेस। जो मैंगो का आउटर लेयर होता है मीन्स जो छिलके होते हैं उसे हमें क्या करना है? हटाना है और मैंगो को छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। ये हमारा एक प्रोसेस हो गया, एक स्टेप हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? पोर अ ग्लास ऑफ मिल्क, शुगर, मैंगो पीस इनटू द जार। एक स्टेप हमारा खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा वो क्या होगा हमारा? कि जार में मिल्क डालना है, शुगर डालना है, वो जो मैंगो के पीसेस थे वो डालना है। तो ये हमारा सेकेंड प्रोसेस हो गया और हमने किसमें इसको लिखा है? प्रोसेस सिंबल में। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है टर्न ऑन द ब्लेंडर टू मिक्स इट वेल। जैसे जब सब कुछ हमने जार में डाल दिया तो हमें क्या करना है? जो हमारा मिक्सी जार है, मिक्सी को हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना है। तो मिक्सी के बटन को ऑन करेंगे किस लिए? जो भी हमारा जूसर है उसको मिक्स करने के लिए। ये भी हमारा प्रोसेस ही हो रहा है। जहाँ जहाँ हमारा प्रोसेस होता है वहाँ वहाँ हम प्रोसेस सिंबल यूज कर रहे हैं। जस्ट टर्न ऑफ ब्लेंडर, ब्लेंडर को हमें बंद करना है, तो ये भी प्रोसेस हुआ। तो हम लोग किस में लिखे हैं? प्रोसेस सिंबल में। पोर इट टू द ग्लास, ग्लास में मैंगो जूस डालना है। अब यहाँ क्या हो रहा है? हमें आउटपुट मिल रहा है। हमने यहाँ पे एलिमेंट्स दिए थे मैंगो शेक बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमने इनपुट सिंबल यूज किया था। और जब हमें आउटपुट मिलता है तो भी हम सेम सिंबल यूज करते हैं। इनपुट और आउटपुट के लिए सेम सिंबल यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या करना है? मैंगो जूस बन के रेडी हो गया, उसको ग्लास में निकालना है। मीन्स हमें रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया है, आउटपुट मिल रहा है, तो हम कौन सा सिंबल यूज किए हैं? आउटपुट सिंबल। और आपका सारा वर्क अब खत्म हो गया। तो नेक्स्ट आपको स्टॉप। लास्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? स्टॉप। बिगनिंग और एंड का स्टार्ट, स्टॉप, बिगनिंग या एंड जो भी प्रोग्राम है उसका सिंबल सेम होता है। इनपुट और आउटपुट का सिंबल सेम होता है। सिंपली जैसे हम लोग एलोगैरिथम में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। बट जब हमारा एंडिंग वाला पार्ट होगा कि हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है तो हमें एंड स्टार्टिंग वाला प्रोग्राम रहेगा कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तब हम स्टार्ट सिंबल यूज करेंगे। जब हमें इनपुट देना है तब हम इनपुट सिंबल यूज कर रहे हैं। जब प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेस सिंबल, और जब आउटपुट हो रहा है तो आउटपुट सिंबल, और उसके बाद स्टॉप वाला सिंबल। तो सिंपली था यहाँ पे ये हमारे इसका सिंबल था एंडिंग स्टार्टिंग का, ये था हमारा इनपुट का, ये जो हमारे थे ये प्रोसेस सिंबल थे, और ये फिर हमारा आउटपुट और स्टॉप। इसी तरीके से आप लोग सिंबल्स का यूज करके कोई भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहां आपका स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम
वहाँ पे आपको स्टार्ट सिंबल यूज करना है। जहाँ आप इनपुट दे रहे हैं वहाँ पे आपको इनपुट आउटपुट का सिंबल यूज करना है। जहाँ आप प्रोसेसिंग बता रहे हैं कि ये प्रोसेस होना है, वहाँ पे आप प्रोसेसिंग सिंबल यूज करेंगे। और जहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए तो आउटपुट यूज करेंगे, आउटपुट सिंबल। और जहाँ पे एंड करना है वहाँ पे एंड करेंगे। तो ये जो था हमारा, ये जो फ्लो चार्ट का हमने एग्जाम्पल सीखा है कैसे लिखते हैं, ये एकदम सिंपल फ्लो चार्ट था, बिना कोई डिसीजन और कनेक्टर्स का यूज किए। अब देखिए यहाँ पे हर एक सिंबल के बाद एक एरो लगा है। इसी एरो को क्या बोलते हैं? फ्लो लाइंस। और इस लाइन से हमें पता चला है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो टॉप से बॉटम जा रहा है, मीन्स ऊपर से नीचे जा रहा है। पहले हमें ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप और फिर ये स्टेप। तो ये साथ जो एरो है इसी को क्या हम लोग बोलते हैं? फ्लो लाइंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट। अभी जो हमने फ्लो चार्ट लिखना सीखा था या कैसे लिखते हैं जो सीखा था वो क्या था? सिंपली फ्लो चार्ट था, विदाउट डिसीजन सिंबल को यूज किए। अब जो फ्लो चार्ट हम लोग समझने जा रहे हैं उसमें कौन सा सिंबल यूज हो रहा है? डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल को यूज करके हम कैसे किसी फ्लो चार्ट को लिखते हैं उसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू डिसाइड वेदर टू प्ले और स्टडी। एक ऐसा फ्लो चार्ट लिखिए जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आपको खेलना है या फिर आपको स्टडी करनी है। कंडीशन दी गई है या तो खेलने की या फिर स्टडी करने की। तो जब कंडीशन दी रहती है तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? डिसीजन सिंबल। तो अब ये फ्लो चार्ट कैसे लिखेंगे हम लोग इस प्रोग्राम के बेसिस पे? सबसे पहले स्टार्ट। अगर हम कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल का यूज करते हैं और जिसमें हमें लिखना रहता है स्टार्ट। जस्ट उसके बाद हमें प्रोसेस करना है। चेक योर स्कूल डायरी। हमें अपनी स्कूल डायरी को क्या करना है? चेक करना है। तो ये क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है। तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज किए? प्रोसेस सिंबल। उसके बाद एक डिसीजन सिंबल है जिसमें लिखा गया होमवर्क गिवन। होमवर्क गिवन, अगर स्कूल डायरी में होमवर्क गिवन है, अगर होमवर्क गिवन है, यस है, अगर यस है तो कंडीशन क्या होगी? स्टडी एंड कंप्लीट योर असाइनमेंट। अगर आपने स्कूल डायरी चेक की और एक डिसीजन वाला सिंबल यूज हुआ है जिसमें आपको होमवर्क गिवन है, अगर गिवन है, अगर ये कंडीशन यस है, होमवर्क गिवन है, तो कौन सा हमारा फ्लो चार्ट एग्जीक्यूट करेगा? ये वाला, स्टडी एंड कंप्लीट योर असाइनमेंट। अगर गिवन है तो हमें क्या करना है? बैठ के अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है। और अगर नहीं गिवन है तो गो एंड प्ले। अगर असाइनमेंट आपको स्कूल में आज नहीं मिला है, कोई वर्क स्कूल में नहीं मिला, तब जाके आप खेल सकते हैं। तो आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर आपका प्रोसेस हुआ, चेक योर स्कूल डायरी। प्रोसेस करने के बाद एक डिसीजन सिंबल था जिसमें होमवर्क गिवन था। अगर होमवर्क गिवन है तब आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद आप सीधे स्टॉप कर देंगे, या उधर उस लेफ्ट साइड जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला फ्लो चार्ट पे एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद आपका स्टॉप हो जाएगा। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तब आपका ये वाला एग्जीक्यूट करेगा और आपका जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। मीन्स अगर आपको होमवर्क मिला है तब आपको बैठ के क्या करना है? अपना कंप्लीट असाइनमेंट करना है। और अगर होमवर्क नहीं मिला है तब आप क्या कर सकते हैं? खेल सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए डिसीजन सिंबल यूज हुआ जिसके वजह से आपका जो प्रोग्राम था वो डिसाइड कर रहा था कि आपको खेलना है या फिर पढ़ना है। अगर होमवर्क मिला है तब आपको पढ़ना है और होमवर्क नहीं मिला है तो आपको खेलना है। यहाँ पे यस, नो या ट्रू और फॉल्स की ही कंडीशन लगती है। जब भी हम लोग कोई भी डिसीजन मेकिंग सिंबल यूज करते हैं मीन्स वहाँ पे कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है या फिर कोई कंडीशन लग रही है। ये था हमारा डिसीजन के सिंबल का यूज करके हम लोग कैसे फ्लो चार्ट लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लूप बेस्ड फ्लो चार्ट। अब कौन सा फ्लो चार्ट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं? Loop based flowchart. In a loop based flowchart, a process is repeated until a certain condition is met or fulfilled. लूप बेस्ड फ्लो चार्ट भी लिखने का सेम यही प्रोसेस है। इन्हीं सिंबल्स का यूज करके हम लोग फ्लो चार्ट लिखते हैं लूप बेस्ड। बट इसमें क्या होता है? जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है, जब तक हमारी क्या हो, जो भी हमने कंडीशन दी है वो फुलफिल नहीं हो जाती है,
तब तक वो हमारे प्रोग्राम को क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। मान लीजिए आपने क्या किया, एक प्रोग्राम दिया कि आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको 1 से लेके 15 तक के नंबर्स को क्या करना है, लिखना है। तो जब तक वो 1 से 15 तक पूरे नंबर्स नहीं लिख लेगा, जितने भी उसके बीच में नंबर आते हैं पूरे नहीं लिख लेगा, तब तक वो प्रोग्राम क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। एक बार प्रोग्राम रन किया तो 1 मिलेगा, एक सेकेंड टाइम रिपीट किया तो 2 मिलेगा, थर्ड टाइम रिपीट किया तो 4 मिलेगा, फिर उसके बाद रिपीट किया तो 5 मिलेगा। ऐसे जब तक उसको 15 तक के नंबर्स नहीं मिल जाएंगे तब तक वो प्रोग्राम को क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तो वही जो प्रोग्राम रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारी कंडीशन या जो भी हम चाहते हैं वो फुलफिल ना हो जाए, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बेस्ड flowchart. So this is the overall of chapter. I hope you will understood. In this chapter we will learn about flowchart and algorithm. Flowchart और algorithm में सिर्फ एक सिंपल डिफरेंस था, जब भी हम लोग algorithm लिखते हैं तो हम लोग उसे वर्ड्स और सेंटेंस में स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग फ्लो चार्ट लिखते हैं उसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही लिखते हैं, लेकिन कुछ सिंबल्स का यूज करके हम लोग फ्लो चार्ट लिखते हैं। हमने 6 सिंबल्स पढ़े जो कि फ्लो चार्ट में यूज होते हैं। इनपुट वाला पढ़ा, स्टार्टिंग एंडिंग पढ़ा, आउटपुट पढ़ा, प्रोसेसिंग पढ़ा, लाइन फ्लो लाइंस पढ़े, कनेक्टर्स पढ़ा, डिसीजन मेकिंग पढ़ा, फिर फ्लो चार्ट लिखते कैसे हैं, डिसीजन सिंबल का यूज करके कैसे फ्लो चार्ट लिखते हैं, और लूप बेस्ड फ्लो चार्ट क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी वेल, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।